आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ईरानियन रेवोल्यूशन को। सबसे पहले हम ईरान के इंट्रोडक्शन को आपके सामने पेश करते हैं। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत रिच है। इसके जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ईरान वेस्टर्न एशिया में लाई करता है। इसकी जो लोकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी एक साइड पे कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान टच करता है, मैरीटाइम बॉर्डर्स भी इसके बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ टच करते हैं और इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, इराक, पाकिस्तान, टर्की और तुर्कमेनिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। 2020 के मुताबिक इसकी 83 मिलियन पॉपुलेशन है। कंट्री का जो कैपिटल है वो है तेहरान सिटी। पर्शियन बोली जाती है कंट्री में। अब कंट्री की जो हिस्ट्री है वो 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड है और ये जो है वो पर्शियन एम्पायर का घर रह चुका है, जो कि एंशियंट टाइम में एम्पायर था, जिसकी वजह से कंट्री को पर्शिया भी कहा जाता है। कंट्री जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच है। कंट्री के जो नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं उसमें ये फर्स्ट रैंक करता है। उसके बाद अगर ऑयल की बात की जाए, ऑयल रिजर्व्स की बात की जाए, उसमें ये 3rd नंबर पे है। और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज इस कंट्री के पास हैं जो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ा देते हैं, जैसे कोल है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, जिंक है, सल्फ़र है। इसके रिसोर्सेज, इसका पॉइंट कहाँ पे स्ट्रेटजिकली प्लेस करता है, इसकी जो लोकेशन है उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते, कंट्री जो है वो अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकती। ज़ाहिर है जहाँ वो प्लेस्ड है वो प्लेस्ड है। इसके आसपास जो सी शोर्स हैं, सी के जो भी जितने भी साइड्स पे जो चोक पॉइंट्स हैं उनकी बहुत अहमियत है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, आई एम श्योर आप सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिकली जो है चोक पॉइंट है, जहाँ से तेल की जो है वो जाता है। और एक ऐसा सी पैसेज है, नैरो सी पैसेज है, जो कि पर्शियन गल्फ को ओपन सी से कनेक्ट करता है। और ईरान की जो इम्पोर्टेंस है वो इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन को डिस्कस करना। लेकिन इस रेवोल्यूशन पे जाने से पहले हम क्यों ना इससे पहले के हालात जाने कि ऐसे क्या रीजंस थे कि ये रेवोल्यूशन आया और ये इतना इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन हो गया हिस्ट्री का। पूरी दुनिया में जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है, किसी कंट्री के बारे में डिस्कशन होती है या कोई भी रेवोल्यूशन डिस्कस होता है, तो इस रेवोल्यूशन को भी भूला नहीं जाता, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। और इस रेवोल्यूशन को आज तक इतना अच्छे तरीके से कैसे लेके चला जा रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन है ये, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिफोर रेवोल्यूशन क्या सर्कमस्टांसेस थे और क्या चीज़ें थी वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 1979 का जो ईरानियन रेवोल्यूशन, उसे इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, बहुत सारे डिफरेंट नेम से इसे याद किया जाता है। इस रेवोल्यूशन में जो है वो इस्लामिक लॉज, शरीयत, कंट्री में ऐसी चीज़ें इम्पोज की गई जो कि शिया कम्युनिटी है ईरान की, तो वो सब चीज़ें पहले कर रहे थे, लेकिन शाह डायनेस्टी में वो सारी चीज़ें एलिमिनेट होने लग गई। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। कंट्री जो है वो वेस्टर्न, क्योंकि इन्फ्लुएंस थी, वेस्टर्न लॉज फॉलो किए जाने लगे। कंट्री में जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया जाने। अगर मैं आपको बताऊं तो कंट्री में अगर वुमेंस जो है वो शाह डायनेस्टी में स्कार्फ वेयर करती थी तो उन्हें मना किया जाता था, रोका जाता था, उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल हो जाते थे। इस हद तक उनको जो है वो उसके ऊपर पेनल्टीज़ भरने पड़ते थे सिर्फ स्कार्फ्स पहनने पर। क्योंकि इरानियंस तो हमेशा से शिया और उनकी जो शरीयत और इस्लाम को फॉलो करना, उनके लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे हमेशा से। लेकिन शाह की जो रूल था उसमें ये चीज़ें जब डिक्रीज़ होने लगी और जितने भी इस्लामिक चीज़ें थी उनको फंडामेंटल जो इस्लामिक रूल्स थे उनको जब पीछे कर दिया जाने लगा और वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को आगे लाया जाने लगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर जो इसकी एक चाह थी और शाह के खिलाफ जो नफरत थी, उसके जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ने लगे। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने जो है वो पहलवी डायनेस्टी को ख़त्म किया। मोनार्की थी रेज़ा शाह की, उसे ख़त्म किया गया, मोहम्मद रेज़ा शाह की, और इसी के वालिद साहब भी पहले थे, उनको भी ख़त्म किया गया। मतलब उनके बाद यूके ने इनको इंस्टॉल किया, तो उसको डिस्कस करेंगे आगे चल के जब इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक ऐसी जो है वो एक रेवोल्यूशन रहा है जो जिसमें पूरी ईरान जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। बहुत सारे लोग आए, सिविल अनरेस्ट कंट्री में स्टार्ट हो गया, मर्डर्स, प्रोटेस्ट बिल्कुल रेगुलर थे। ये रोज़ की बिना पे ये सारी चीज़ें होती हैं और एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके लिए कंट्री तैयार थी करने के लिए और हर बंदा इसमें कूद पड़ा।
भी जो पहलवी डायनेस्टी थी इसे किसने यहाँ तक पहुँचाया, ईरान में किसने जो है वो किया, तो रशिया और यूके और यूएस ने मिलके इसे जो है वो इस्टेब्लिश किया था 1921 में। इसके उनके जो अभी जो जिनके खिलाफ जो है वो रेवोल्यूशन आता है वो तो मोहम्मद रेज़ा शाह होते हैं, लेकिन इनके वालिद साहब को जो है वो 21 में इंस्टॉल किया जाता है ईरान के लिए एज एन शाह। लेकिन आगे जाके क्योंकि यूके किंग से नहीं बनती और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स और चीज़ें होती हैं जो कि वो नहीं मानते, तो उनको हटाकर उनके बेटे को जो कि मोहम्मद रेज़ा पहलवी होते हैं उनको लाया जाता है ईरान में, उनको कंट्रोल दिया जाता है। क्योंकि कंट्रोल जो होता है वो यूके के पास होता है, यूके की गवर्नमेंट जो है वो इनके ऊपर इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपको पता है कंट्री ऑयल रिच थी, बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑफ कोर्स वो उस वक्त कॉलोनियल जो है वो पावर बनी हुई थी यूके, तो कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूके ने ईरान में ये इनको पहलवी डायनेस्टी को इंस्टॉल किया। आगे जाके मोहम्मद रेज़ा की जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो बनाते हैं मुसद्दिक, उनके साथ बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल होता है, दोनों आपस में काफ़ी जो है वो मतलब उनके क्लैशेस होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन फाइनली यूके और यूएस की जो एजेंसीज थी उन्होंने मदद की मोहम्मद रेज़ा की और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को हटा दिया। क्योंकि कंट्री में जो यूके की इन्वॉल्वमेंट थी इतना ज़्यादा, हर चीज़ में उसका जो है वो अमल दखल था, उसका रीज़न ऑफ कोर्स आप भी समझते हैं, हम भी आपको कोशिश करूँगी समझाने की, वही है कि कंट्री के जो रिसोर्सेज थे उनको अपने यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट करे थे, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, बस यही रीज़न था कि वो उन्होंने इनको इंस्टॉल किया और बाद में आगे जाके एजेंसीज ने तक उनकी हेल्प करके प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को हटाया और इस तरह उनके पास अकेले के पास पूरी ताकत आ गई। अब इसके बाद जो है ना यहाँ से जो उनके रिफॉर्म स्टार्ट होंगे वो कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है वो बेनिफिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंट्री बिल्कुल पीछे जा रही है, लेकिन वो बेनिफिट जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुँचता। मोहम्मद रेज़ा की जो पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने लोगों को बहुत अपसेट किया, कंट्री में वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, इन्होंने एक रेवोल्यूशन भी लाया, ये वाइट रेवोल्यूशन, जिसे कहते हैं कि हिस्ट्री में इस रेवोल्यूशन का बहुत पार्ट है रेवोल्यूशन आगे जाके इस्लामिक रेवोल्यूशन लाने के लिए। तो वाइट रेवोल्यूशन जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, उसे बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़रत के उसमें ज़िम्रे में देखा जाने लगा, और जो शाह के जो रिफॉर्म्स थे उनमें सबसे ज़्यादा बुरा इस रिफॉर्म को कहा जाने लगा। दो के वाइट रेवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल प्लान रहा, क्यों इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकली बहुत जो है वो कंट्री को बेनिफिट हुआ, लेकिन वो बेनिफिट जो है वो उसका इक्वल शेयर लोगों को नहीं दिया गया। और जो शिया रूट्स थी, अब जैसे शियाइज़म में जो जो चीज़ें फॉलो होती हैं या कंट्री में जो भी इस्लामिक लॉज फॉलो हो रहे थे शरीयत के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़्यादा जो है उनको डिस्टर्ब किया जाने लगा, लोगों को पीछे किया जाने लगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंट्री के जितने भी मॉनर्क के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट होने लगे, और वो ऑफकोर्स वेस्टर्नाइजेशन पे बेस्ड करते थे। अच्छा, शाह ने जो है वो सोशल पॉलिटिकल भी रिफॉर्म्स लाए, इकोनॉमिकल नहीं खाली, बाकी और भी चीज़ों में बहुत सारे डिफरेंट वो रिफॉर्म्स लाया। उसने जो है मॉडर्न ईरानियन स्टेट की फाउंडेशन रखी और बहुत सारे जुडिशियल एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि जुडिशरी में इस्लामिक लॉज बहुत ज़्यादा फोर्स होते थे और शरीयत फॉलो होती थी जुडिशरी में। बिल्कुल आपका जो जुडिशियल सिस्टम था वो बिल्कुल शरिया पे बेस्ड कर रहा था, लेकिन उसे रिड्यूस कर दिया गया। तो जितने भी मजहबी स्कॉलर्स थे उनको ये बहुत ज़्यादा चीज़ बुरी लगने लगी, तो ऑफकोर्स वो क्लास भी इनके अगेंस्ट होती गई। जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए गए जिसमें जो है वो इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्री के जो लोग थे वो ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि उन तो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग चलना चाहते थे, वो रिलीजियस क्लासेस का जो एक इनके ऊपर जोर था वो टूटने लग गया, और वो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो शाह के जितने भी रिफॉर्म्स थे उनके अगेंस्ट होने लगे, और इस कदर जो है वो कंट्री के हर बंदा ही जो है वो शाह के इन रिफॉर्म्स को देखते हुए कंट्री में शाह के अगेंस्ट उठने लगा। सारे जितने भी रिफॉर्म्स थे, चाहे वो एजुकेशनल हो जाए, चाहे वो कंट्री में जुडिशियल बेस पे हो, वो सारे शो कर रहे थे कि कंट्री को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है उसे बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया जा रहा है, और कंट्री में जो है वो उनके जो अपने रूल्स थे, अपनी चीज़ें थी, अपनी तरीक़ेकार थे, उनको रिड्यूस करके आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ये इन्होंने अपने लिए इसको एक थ्रेट कंसीडर किया। वेस्टर्न ट्रेडिशंस इस कदर कंट्री में आने लगे, रिलीजन का जो रुझान था वो अब गवर्नमेंट लेवल पे बहुत रिड्यूस्ड होता हुआ नज़र आया,
शाह चाहता था कि जो ईरान है वो एक डोमिनेंट कंट्री बन जाए, रीजनल कंट्री बने, एक पावर बने गल्फ में। इसलिए उसने बहुत सारे जो है वो बहुत सारे और रिफॉर्म्स किए, लाइक आर्मी को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, और भी अपनी नेवी को ऐसे रिफॉर्म्स वो लाया जिससे कंट्री बहुत आगे भी बढ़ी। लेकिन जो कंट्री के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ती जा रहे थे, और उनके अंदर जो इस्लामिक एलिमेंट था वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था, और नफरत बढ़ती चली गई इन रिफॉर्म्स की वजह से। अब मॉडर्नाइजेशन जो प्लान थे उनकी वजह से अमेरिकन जो है वो कंट्री में बहुत ज़्यादा आने लगे, और क्योंकि अमेरिका से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आने लगे और बहुत सारे ऐसे जो प्लान्स थे जिनके लिए बहुत सारे वर्कर्स रिक्वायर्ड थे, वो अमेरिकन वर्कर्स रखे जा रहे थे जिनको बहुत ज़्यादा पे किया जाता था, और ईरानियन वर्कर्स से ज़्यादा पे किया जाने लगा। जब उनको ज़्यादा पे किया जाने लगा और ईरानियंस को कम पे किया जाने लगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी जो है वो क्लास डिफरेंस आने लगा। कंट्री के अपने लोगों की दिल में बहुत ज़्यादा शाह के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ने लगी, और यही वो बेसिस हैं जिन्होंने जो है रेवोल्यूशन के लिए एक स्टेज सेट कर दिया। दिल में वो इतना गुस्सा बढ़ गया कि ऑटोमेटिकली रूलर के अगेंस्ट जो है वो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, उसने जो है वो रेवोल्यूशन को एक प्रॉपर जो है वो पाथ दिया जिस पे चल के लोगों ने फिर आगे जाके रेवोल्यूशन कर लिया। ये 1963 में जो मैंने आपको वाइट रेवोल्यूशन प्रोग्राम बताई, उसके बाद सारे रिफॉर्म्स लाए गए। यानी कि आप ये देखें कि 63 में ही इस रेवोल्यूशन की बेस रख दी गई थी अगेंस्ट मोनार्की। कंट्री के जो ऑयल रिजर्व्स थे उनकी कमाई बहुत अच्छी आने लगी, ह्यूज रेवेन्यू कंट्री के पास आने लगा, लेकिन लोगों के पास उसका शेयर नहीं जा रहा था, इक्वल बेनिफिट लोगों को नहीं हो रहा था। जो लोगों की प्रोग्रेस थी, लोगों का वेलफेयर था, वो बिल्कुल भी ज़ीरो था। कंट्री में वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही थी लोगों को, जो बेसिक या नेसेसरी लोगों की नीड्स होती हैं वो नहीं फुलफिल की जा रही थी। ऐसे जो जब सिस्टम होते हैं वहाँ पर फिर जो है वो रेवोल्यूशन आते हैं। आपने बहुत सारे और रेवोल्यूशंस भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं ऑफ कोर्स कवर कर दूंगी आगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें थी, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और किंग जो है वो बहुत मॉनर्क जो थे वो बहुत ज़्यादा, तो क्लास डिफरेंस आ रहा था, खाने पीने के प्रॉब्लम। तो ये जब चीज़ें जब बढ़ जाती हैं, इक्वालिटी बढ़ जाती है, इक्वल नहीं लोगों को ट्रीट किया जा रहा होता, रिफॉर्म्स आ रहे होते हैं। यहाँ तो ये था कि रिफॉर्म्स भी थे, कंट्री ऑयल रिच थी, हर तरह की कंट्री के पास फैसिलिटीज़ थे, उसके बावजूद लोगों को वो सब नहीं दिया जा रहा था जो वो डिज़र्व करते। और उनकी जो एक कंट्री की जो डिमांड थी लोगों की, क्योंकि इस्लामिक लोग थे, मुस्लिम, तो उनकी जो डिमांड थी इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना, वो भी उनसे छीनी जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे चेंज किया जा रहा था, और वहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन लाने की पूरी एक प्लानिंग की जा रही थी और उसे लाया जा रहा था। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर रेवोल्यूशन तो फिर लोगों की तरफ से बनता ही है। ये जो पहलवी डायनेस्टी है इसने 50 इयर्स के करीब जो है वो कंट्री को रूल किया। पहले इनके वालिद साहब ने किया, फिर उसके बाद मोहम्मद रेज़ा शाह ने किया। तो ये दोनों जो बाप बेटे थे इन्होंने कंट्री को बहुत पीछे लेके गए। इनकी जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने ईरानियंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन बन गया, क्योंकि आज तक जो इतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है और इतनी ज़्यादा उसकी ताकत है कि वो ऑफ कोर्स पूरे मिडिल ईस्ट में जो है ईरान की सियासत इस वक्त इंटरनल मैटर्स में कंट्रीज़ के ईरान इन्वॉल्व है, तो शायद उसकी बेस यही थे और इन्होंने ही जो है वो कंट्री को इस हाल तक पहुँचाया। ये रेवोल्यूशन बहुत सारे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होगा। अभी हमने बिफोर रेवोल्यूशन की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम रूहुल्लाह खोमैनी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी सारी बायोग्राफी को कवर करेंगे। उसके बाद आगे रेवोल्यूशन को कवर करेंगे, और उसके बाद आफ्टर जो है रेवोल्यूशन क्या चेंजेस आए और ये कैसे रेवोल्यूशन जो है वो नॉन वायलेंट था, और इसके बाद ये कैसे ब्लडी रेवोल्यूशन हुआ, और इसके बाद यूएस के साथ कैसे इनके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, क्या प्रॉब्लम थे, कैसे इनके आपस के जो ताल्लुकात थे उनमें कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, और एक क्लोज अलाय से दुश्मनी तक का सफ़र, उससे भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। जो भी कमेंट में आपको कहना हो, इस रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप पूछिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।